मोदी जी तो मजे करके चले जाएंगे ना। नरेंद्र मोदी तो अपना बढ़िया राजपाट जो है निपटा के चले जाएंगे। अब भुगतेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर के दूसरे लीडर्स जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये, और मोदी गए तो अमित शाह को कौन पूछ रहा है, उनकी पूरी ताकत मोदी से है। मोदी हटे, अमित शाह हटे। तो कहने का अर्थ ये है कि भैया इनके ऐश मजे तो हो जाएंगे, अब भुगतेंगे फ्यूचर के भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स। ये तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो हरकतें कर रहे हैं उसका खामियाजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लीडर्स आने वाले ना जाने कितने दशकों तक भुगतते रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भारत सरकार संविधान संशोधन लेकर आई है, 130वां संविधान संशोधन, जिसमें शुचिता की बात हो रही है, जवाबदेही तय करने की बात हो रही है राजनीतिक तौर पर। इस पर बात करेंगे। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपना एक पोर्टल भी चलाते हैं और साथ ही साथ कई पत्रिकाओं में काम कर चुके हैं, काफी अनुभवी हैं। तो राजीव जी जरा हमको समझाइए कि ये जो 130वां संविधान संशोधन लेकर आया गया है, जिसमें शुचिता की बात हो रही है, जवाबदेही तय करने की बात हो रही है, असल में इस वक्त क्यों बात हो रही है और 11 साल लग गए ये बात करते करते। हिमांशु जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या कभी गंगा उल्टी बहती है? क्या कभी बंगाल की खाड़ी से गंगा वापस गंगोत्री की तरफ बहती है, जाती है? ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीति में शुचिता की बात करना अपने आप में हास्यास्पद है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप बताइए, नारदा शारदा स्कैम वेस्ट बंगाल में आया था। मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी, ये दो बड़े नेताओं के नाम उसमें उछले थे जो उस टाइम में ममता बनर्जी के साथ में थे। ये दोनों के दोनों जो है आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। उसके बाद में आप और थोड़ा ऊपर चले जाइए असम की तरफ, तो वहां पे बहुत बड़ा जो है वो वाटर स्कैम निकला था। और उस वाटर स्कैम में सबसे ज्यादा नाम जिस व्यक्ति का उछला था वो था हेमंत बिस्व शर्मा। वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस से जैसे स्कैम का नाम उछला वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उसके बाद में आज ये मेरे राज्य में महाराष्ट्र में यहाँ पे कहा जाता था एक नेता चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, आज वो जो है वो उप मुख्यमंत्री है। मैं अजीत दादा पवार की बात कर रहा हूं। आपने बढ़ चढ़ के जो है एयर इंडिया में घोटाले में प्रफुल्ल पटेल का नाम लिया कि एयर इंडिया का घोटाला किया प्रफुल्ल पटेल ने, न जाने कितने हजार करोड़ का। वो प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, इन्होंने न जाने कितने स्कैम किए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम लगाया। उसके बाद में हसन मुशर्रफ के ऊपर में इल्जाम लगाया गया कि भाई हसन मुशर्रफ ने बहुत सारे ये किए हैं। उसके बाद में नारायण राणे के ऊपर में इल्जाम लगाया गया कि नारायण राणे ने जो है वो एक से एक जो है बड़े बड़े क्या कहा जाए स्कैम किए हैं। एक भी नेता इसमें से आज ऐसा नहीं है जो भाजपा के साथ में नहीं है। येदुरप्पा, जिनके ऊपर में मतलब खुद ही क्या मतलब वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑडिटर बॉडी है, संतोष हेगड़े जी उस टाइम में उसके हेड हुआ करते थे, उन्होंने रिपोर्ट दिया कि भाई इन्होंने जेएसडब्ल्यू स्टील को फायदा पहुंचा है। वो येदुरप्पा जी जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा। नरेंद्र मोदी के आते फिर से येदुरप्पा जी कर्नाटका में सर्वे सर्वा बन गए। ठीक है, फिर आप आ जाइए ये क्या नाम है इसका, ये जो बार बार बोलते हैं कि भाई हम जो है ईमानदारी कर रहे हैं, आप इनके गुजरात से देख लीजिए कितने मेहुल चौकसी से लेके तो ललित मोदी से लेके तो भैया ये विनोद अदानी जी का जो समधी है विंसम डायमंड का मालिक, वो खुद हो गया। ये सारे लोग जो हैं ये तो सबके सब फरार हैं। गुजरात के ना जाने कितने व्यापारी जो है वो भारत में बड़े बड़े घोटाले करके फरार हैं। जो जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब इन लोगों ने घोटाले किए और आज तक ये घोटालेबाज जो है इनको मोदी सरकार पिछले 11 साल में भारत में वापस लेके नहीं आ पाई है। तो ये किस मुंह से शुचिता की बात कर रहे हैं? ये वही पार्टी है जो हमने देखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी फर्जी स्कीम लेके आई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो खारिज किया। और उस इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम में हमने देखा कि एसबीआई का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसने कितना दाएं बाएं किया कि मैं ये लिस्ट नहीं दे सकता हूं। जब लास्ट में फटकार पड़ी तब हमने देखा कि भैया ये उनको नाम देना पड़ा और पता चला भारतीय जनता पार्टी
कोई अकेले 65% मिला है। ये वही सरकार है जिसने बिना किसी इंक्वायरी के अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के। ये वही सरकार है जिसने डिप्टी सीएम दिल्ली मनोज सिसोदिया को जेल में डाल दिया। इन्होंने राज्यसभा मेंबर संजय सिंह को डाल दिया, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने सत्येंद्र जैन को डाला जो हेल्थ मिनिस्टर थे दिल्ली गवर्नमेंट में, अब उनके ऊपर में जो केस फाइल किया था वो केस इन्होंने वापस ले लिया। इन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर झारखंड के जो थे हेमंत सोरेन, उनको जेल में डाल दिया था। ठीक है, हेमंत सोरेन वापस निकले, जीते, और उसके बाद में तो फिर आप देख ही रहे क्या हो रहा है। तो भाई ये किस बेसिस पे शुचिता की बात कर रहे हैं? ये शुचिता उचिता कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो इनसे किसी भी तरीके से अपना समर्थन वापस ना ले, नंबर 1। नंबर 2, ये योगी आदित्यनाथ को अपने थंब के नीचे दबाना चाहते हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ आज की डेट में जो है एकमेव चीफ मिनिस्टर हैं जो पर्ची निकाल के नहीं बनाए गए, वो अपने दम पे बने हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर पर्ची निकाल के बनाया जाता है। इन चीफ मिनिस्टरों का जो है अपने आप में कोई बहुत बड़ा वजूद है ही नहीं, कोई अपने स्टेट के सबसे कदावर बड़े लीडर तो है ही नहीं ये लोग। तो ये सारे तो ऑलरेडी थंब के नीचे दबे अमित शाह के। अमित शाह के थंब के नीचे जो नहीं दबा है वो योगी आदित्यनाथ है। तो योगी आदित्यनाथ को कैसे ठिकाने लगाना और चंद्रबाबू नायडू को कैसे अपने थंब के नीचे दबाना, और कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री है कैसे उनको डरा धमका के रखना, ये सब उसके लिए इन्होंने फोकसबाजी की है। अगर इनके अंदर में राजनीति में इनको शुचिता लानी है तो ये जितने नाम राजनेताओं के मैंने लिए जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ में या तो पार्टी के अंदर में है या ऐसी पार्टी के साथ में है जो इनको बाहर से समर्थन दे रही है, या साथ में समर्थन दे रही है, साथ में मिलकर सरकार बनाए, पहले उनके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन पूरी करें और बताएं कि वो कहाँ दोषी है। पहले अपनी गिरबान में झांक के देखें। अपनी गिरबान में झांकना नहीं है। एक बहुत अच्छा डायलॉग था एक मूवी में, राजकुमार ने कहा था, चुना सेठ जिनके खुद के घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। तो ये हाल है अमित शाह का और ये हाल है नरेंद्र मोदी का। जी अच्छा, ये थोड़ी कहावत चेंज हो गई। मैंने एक और लेटेस्ट मूवी में सुना है कि जिनके घर पत्थर के होते हैं वो अपने हाथ में और भी बड़ा पत्थर रखकर चलते हैं ताकि कोई मार ना सके। खैर वो बातें अलग है, लेकिन क्या विपक्ष को भी डराने की एक कोशिश है? विपक्ष को, पूरे विपक्ष को जेल में डाल देने की कोशिश है? क्योंकि मैं कहीं पर पढ़ रहा था, आंकड़े ये बताते हैं कि 2014 के बाद लगभग 30 मंत्री जो विपक्ष के थे उनको जेल जाना पड़ा। अब अगर 30 मंत्री जेल जा रहे हैं तो उनका पद भी चला जाएगा 30 दिनों के अंदर, अगर ये कानून पहले बना होता तब। तो ऐसे में क्या विपक्ष को भी एक तरह से दबाने की कोशिश, क्योंकि आरोप तो ये लगते रहे हैं कि ईडी और सीबीआई एक तरह से पपेट की तरह काम कर रहे हैं और जिस समय और जिस भी वक्त मन करता है उस वक्त जो है जांच पड़ताल बैठा दी जाती है और मामला जो है आगे बढ़ जाता है और गिरफ्तारी भी मतलब हो जाती है। अब 30 दिनों के लिए आपको जेल में डालना कोई बहुत बड़ा आज के टाइम में मतलब चैलेंज नहीं है सरकार के लिए। तो ये तो बड़ा इजी है, किसी को भी उठाकर आप जेल में डाल दीजिएगा, 30 दिन पद छीन लीजिएगा, फिर तो आप जो मन करिए वो करें। भाई बिल्कुल विपक्ष को डराने की एक साजिश तो है ही है। आप देखिए अशोक चौहान के साथ क्या हुआ। मैं एक नाम जो भूल गया था अशोक चौहान जी का, भाई वो तो चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उनके ऊपर में आदर्श घोटाला, बहुत बड़ा एक घोटाला लगा कांग्रेस के टाइम में। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया। कांग्रेस के टाइम में होता था कि इस्तीफे होते थे, मीडिया में अगर कोई न्यूज चली और जम के चल गई तो इस्तीफे मांगे जाते थे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती थी। बीजेपी में कौन इस्तीफा दे रहा है भाई? बीजेपी में कौन इस्तीफा दे रहा है? ना बीजेपी में इस्तीफे होते हैं, ना बीजेपी पार्टी जो है वो अकाउंटेबिलिटी में विश्वास रखती है, ना नरेंद्र मोदी अकाउंटेबिलिटी में विश्वास रखते हैं। यदि आपको शुचिता लानी है राजनीति में तो सबसे पहले पीएम केयर फंड जो आपने बनाया था, वो पीएम केयर फंड के अकाउंट जो है वो सार्वजनिक कीजिए, क्या आपको कहां से पैसे आए और आपने कहां खर्च किया। यदि आपको राजनीति में शुचिता लानी है तो आपने जो सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में राफेल के बारे में जो बताया है
कि ये प्राइसिंग कैसे 550 करोड़ से बढ़ के 1650 करोड़ होगी, लगभग तिगनी होगी, वो आप जनता को बताइए कि हर फाइटर जेट पे हमने 3 गुना ज्यादा पैसा क्यों पे किया फ्रांस को। अगर आपको शुचिता लेके आनी है तो आप एक व्हाइट पेपर निकालिए कि पिछले 11 साल में मेहुल चोकसी से लेके तो ललित मोदी तक हैं और विजय माल्या तक, ये लोगों को भारत सरकार वापस ला पाने में किस तरीके से नाकामयाब रही है। यदि आपको राजनीति में शुचिता लानी है तो आप जो है देखिए कि किस तरीके से बिहार में अभी जो कैग ने रिपोर्ट दी है कि हजारों करोड़ रुपए गायब है, मेरे ख्याल से 80 हजार करोड़ का शायद फिगर है, वो पैसे कहां गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आपका उप मुख्यमंत्री हुआ करता था बिहार में हमेशा, सुशील मोदी बहुत लंबे समय रहे हैं, उसके बाद में आपने दूसरे लोगों को बनाया। तो आप पहले इन्वेस्टिगेशन बैठाइए कि वो पैसे गए कहां। ये आपसे अपोजिशन को डराने धमकाने के लिए, और जो मैंने आपको बताया कि ये चंद्रबाबू नायडू को जो है हर वक्त याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे सर पे तलवार लटक रही है, उसके लिए लेके आया जा रहा है। आखिर में माने ना कि हम जेपीसी को देंगे, जेपीसी को हम ये देंगे, माना इन्होंने, माना इसलिए क्योंकि इनको मालूम है कि यदि ये पार्लियामेंट में बिल में लेके आएंगे तो ना चंद्रबाबू नायडू इसका समर्थन करेंगे, ना नीतीश कुमार इसका समर्थन करेंगे, ना हमारे महाराष्ट्र के जो ये है शिवसेना से जो टूटे हैं, नाम में उनका भूल जाता, शिंदे जी, ना वो समर्थन करेंगे। तो ये तो जब समर्थन ही नहीं मिलेगा तो ये तो अपने आप ही गिर जाएगा। बिल गिर गया नहीं, सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरने के पूरे जो है ये बना रहे, सीन बना रहे अपने पैरों पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी में कौन स्ट्रेटेजिक थिंकर आज की डेट में, कौन थिंक टैंक है, ये लाइन से गलतियां कर रहे हैं और बहुत भारी भारी गलती कर रहे हैं। पहले इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में गलती किया, मीडिया द्वारा जो स्टोरीज गलत सलत प्लांट करा के इन्होंने चलवाई, ठीक है, उससे मीडिया की तो क्रेडिबिलिटी खत्म हुई, इनकी भी पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई। उसके बाद में जो है ये बैठे बैठे, बिहार में इनको एज था, बिहार में इलेक्शन जीत सकते थे, लोकसभा में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था इन्होंने, बैठे बैठे इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी और ये SIR ले आए। अब ऐसा हाल हो गया बिहार में कि इतना बड़ा जन आंदोलन वो धीरे धीरे, मतलब वो अब धीरे धीरे ऐसा विकसित हो गया है कि एनडीए का डब्बा गोल नजर होता हुआ आ रहा है। लास्ट में अगर ये कुछ कर ले तो कर ले, अन्यथा आज की डेट में ग्राउंड सिचुएशन ऐसी है कि ये 243 में से 100 सीट निकालना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने बहुत बड़ा ये किया। उसके बाद में अमेरिका, जिसके साथ में इनकी गलबैया होती थी, हाउडी मोदी है, ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प, वहां पता नहीं क्या पंगा लेके बैठ गए। ट्रम्प ने ऐसी तैसी पूरी इंडिया की कर दी मोदी जी के चक्कर में। आप देखो टैरिफ लग रहा है तो वो तो पूरे भारत पे लग रहा है ना 50%, क्योंकि नरेंद्र मोदी या भाजपा गवर्नमेंट पे थोड़ा ना लग रहा है। तो कहने का अर्थ है कि ये गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं, और उसी में उसी श्रृंखला में गलती एक और इन्होंने ऐड कर दी है, जो ये अभी ये बिल लेके आए। ये कौन इनको दिमाग दे रहा है, ये उल्टे पुल्टा आइडियाज इनको कौन सजेस्ट कर रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। इसी से समझ में आ रहा है कि ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा परप्लेक्स्ड है, ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और डरी हुई है। आज की जो भाजपा सरकार है ये डरी हुई सरकार है, ये कंफ्यूज सरकार है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने और अपोजिशन पार्टीज ने अब हल्ला बोला है, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से ऐलान कर दिया कि मैं 15 अगस्त के उसमें फंक्शन में जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये जनता द्वारा निर्वाचित सरकार ही नहीं है, तो चोरी की सरकार है, तो उससे इनका मैसिव फेस लॉस हो रहा है, मैसिव फेस लॉस हो रहा है। तो ये गलतियों पे गलतियां करते आ रहे हैं, उसी श्रृंखला में ये भी एक गलती आप जोड़ लीजिए। जी मंच। अच्छा राजीव जी, ये जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं ये कल को इन पर भी तो भारी पड़ सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है, आज सरकार है, कल तो नहीं रहेगी। कल जिसकी भी सरकार आएगी वो अपने हिसाब से जो है भैंस चराएगा, क्योंकि लाठी भी उसकी ही होगी। बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूं कि अगर इनको सबक सिखाना है तो जेपीसी में इसको लंबित करते रहिए, और जब कभी भी ये सरकार जाती है तब इसी बिल को पास कीजिए। तब अधिकतर स्टेट के अंदर में तो बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी। अभी जो चुन के आए हाल फिलहाल में, अगर लोकसभा पहले गिर जाती है, सरकार गिर जाती है तो ठीक है,
या लोकसभा के चुनाव पहले होते हैं, तब इनको समझ में आएगा। ये दूसरों के लिए कब्र खोदने जा रहे हैं, अपनी कब्र ना खोद डालें। ईडी का जो इन्होंने रूल बनाया था कि जिसके ऊपर में इल्जाम लगा है वो साबित करेगा कि मैं दोषी नहीं हूं, तभी वो बाहर निकलेगा। वो जो रूल चेंज किया था, मैं एग्जैक्ट वो भूल रहा हूं कौन सा ये था प्रोविजन, तो उसमें कांग्रेस ने और अपोजिशन पार्टीज ने तो यही कहा था कि अच्छा आज आप हमें इसके अंतर्गत में नाप रहे हो, कल हम सत्ता में आएंगे तो हम इसी प्रावधान, इसी रूल के अंडर में आपको नापेंगे। तो ये तो है ही, ये तलवार जो है तो लटकी है। पर सवाल ये है कि मोदी जी तो मजे करके चले जाएंगे ना, नरेंद्र मोदी तो अपना बढ़िया राजपाट जो है निपटा के चले जाएंगे। अब भुगतेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर के दूसरे लीडर्स जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये, और मोदी गए तो अमित शाह को कौन पूछ रहा है, उनकी पूरी ताकत मोदी से है। मोदी हटे, अमित शाह हटे। तो कहने का अर्थ ये है कि भैया इनके ऐश मजे तो हो जाएंगे, अब भुगतेंगे फ्यूचर के भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स। ये तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो हरकतें कर रहे हैं उसका खामियाजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लीडर्स आने वाले ना जाने कितने दशकों तक भुगतते रहेंगे। जी जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए, समय निकालने के लिए। अब देखिए क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने लंबे समय तक सत्ता में रहती है, और जिस तरह की हवा चल पड़ी है सत्ता विरोधी, लग नहीं रहा है ज्यादा दिनों तक जो है सरकार टिकेगी। खैर ये लोकतंत्र है, जनता तय करती है, लेकिन अब तो जनता के वोट पर भी डकैती होने लगी है, चोरी होने लगी है, उनके वोट तो अब कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कहा जा रहा है कि बाकी सब पार्टियां कहती हैं कि आप, समाजवादी पार्टी तो कहेगी साइकिल पर वोट दीजिए, ये पार्टी है तो उस पर वोट दीजिए, कांग्रेस कहेगी हाथ पर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कहीं पर भी वोट दीजिए, जीतेंगे तो हम ही। तो खैर ये स्थिति हो गई है, इस तरह के मीम सोशल मीडिया पर बन रहे हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो इस विषय को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।